नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार आपके अपने YouTube चैनल हेलेक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, सुखदमय होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था, हमने पिछली क्लास में स्वरों का वर्गीकरण जाना, स्वरों के बारे में जाना, अर्थात हमने ये भी जाना था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। और आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों हम जानेंगे व्यंजनों के बारे में, व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो हम वहां जानेंगे अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, स्पष्ट वर्ण क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों चलते हैं क्लास की तरफ। और आज की क्लास को हम एक पीपीटी के माध्यम से कवर करेंगे। जैसा कि आपके सामने इधर लिखा हुआ है व्यंजन की परिभाषा, हम जानेंगे व्यंजन। तो आपको याद दिलाने मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने जाना था कि जो वर्ड हैं, वर्ड आप ध्यान करो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको उधर बताया था कि मुंह से निकलने वाली वो ध्वनि जिसे हम चिन्ह रूप प्रदान करते हैं वर्ड कहलाते हैं। और यहां हमने आपको ये बताया भी था कि जो वर्ड के भेद होते हैं वो दो भेद होते हैं। एक भेद होता है इसका स्वर और दूसरा जो भेद होता है इसका वो होता है व्यंजन। हमने जाना था स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या मेरे प्यारे साथियों आपको बताई थी, स्वरों की संख्या 11 होती है। और जब कभी कुल स्वर पूछे जाएंगे तो 13 जानेंगे हम। और इसी क्रम में हम जानेंगे व्यंजन क्या होते हैं। हमने वह जाना था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो स्वर होते हैं, और जिनका उच्चारण किसी वर्ड की सहायता से किया जाता है, अर्थात स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आज की क्लास मेरे प्यारे साथियों व्यंजन की है। व्यंजन तो वे वर्ड जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ड की सहायता से किया जाता है या होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आप इधर देख रहे होंगे व्यंजन की परिभाषा। तो वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ड अर्थात कह सकते हैं स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वर स्वतंत्र होते थे, ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र क्यों नहीं होते? क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जब ये किसी की सहायता से बोले जाएंगे तो स्वतंत्र कहाँ है? अब भाई हम स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमने लिखा क, और जैसे ही हमने क को उच्चारण किया कि लंबे समय तक क, लास्ट में हम किसका उच्चारण कर रहे हैं? तो लास्ट में हम बोल रहे हैं अ। तो क में क्या जुड़ा है? क में आ जुड़ा हुआ है जो कि एक स्वर है। तो क धन अ बराबर क्या बनता है? का मिलता है। मेरे प्यारे साथियों उसी तरीके से पे धन ओ बराबर मिलेगा पो, और र धन ए बराबर बनेगा मेरे प्यारे साथियों र। आगे हम जानेंगे व्यंजन के प्रकार। अगर इनकी संख्या की बात की जाएगी कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको इधर बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों व्यंजनों की संख्या। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देते हैं मेरे साथियों व्यंजनों की संख्या से संबंधित जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा हमारा जवाब होगा 33। और जब कभी भी स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो पिछली क्लास में आपको बताया था स्वरों की संख्या, जहां भी स्वरों की संख्या पूछी जाएगी जवाब होगा 11। जब भी कुल स्वर पूछे जाएंगे तो कुल स्वर हो जाएंगे मेरे साथियों 13। और हम चर्चा करें कुल स्वरों में हम किन दो स्वरों को ऐड करते हैं, तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों दीर्घ री और ल, इन दो स्वरों को हम कुल स्वरों में ऐड कर लेते हैं तो कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 13। वैसे अगर पूछा जाएगा, प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो जवाब होगा 11। कुल स्वर कितने हैं, तो जवाब होगा 13। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। और जब भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे साथियों हमारा जवाब होगा वर्ड। वर्ड के मैंने आपको अभी भेद बताए थे, दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर जिनकी संख्या 11 है, एक होते हैं व्यंजन जिनकी संख्या 33 है। जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहां जवाब आएगा 44। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो 44 होती है। अब
सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा में आपसे पूछा कैसे जा रहा है प्रश्न। जब भी पूछा जाएगा कुल वर्ड कितने हैं तो जवाब आएगा 52 + 1 अर्थात कह सकते हैं 53। जो हाल ही में कुछ समय पहले 53वां व्यंजन जुड़ा है जिसे विशिष्ट व्यंजन के नाम से जानते हैं। पहले इनकी संख्या 52 हुआ करती थी। वर्तमान में अगर बात करेंगे कुल वर्डों की संख्या कितनी है तो जवाब होगा 52। सिर्फ ये पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने हैं तो वर्ड जब भी पूछेगा हमारा जवाब होगा 44। आगे जानते हैं कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं। जब भी आपसे व्यंजन के प्रकार को लेकर के प्रश्न बनेगा तो मुख्य रूप से अगर कहे कि मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं तो ये 3 ही प्रकार होंगे। वो कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और जब कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में अर्थात व्यंजनों के कुल भेद कितने हैं और जब भी कुल भेद से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा तो मेरे प्यारे साथियों हमारा जवाब होगा 4। जब भी कुल भेद पूछेगा, कुल भेद व्यंजनों के कुल भेद कितने हैं तो हमारा जवाब होगा 4। और कुल भेद में हम जानेंगे नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 ऊष्म। और जब भी चौथा आएगा, चौथे में आ जाता है मेरे दोस्तों संयुक्त व्यंजन। चौथे में जो हम ऐड करते हैं वो करते हैं संयुक्त व्यंजन। कॉपी पेन लेकर के आप चीजों को नोट करते रहें, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपसे कभी पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि संख्या को लेकर के, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 24 होगी। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इन दोनों की भी 4 होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है, जब दोनों की पूछेगा तो जवाब हो जाएगा 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। आगे जानते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। हम यहां जानेंगे स्पर्श वर्ण कितने होते हैं और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, कितने होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्पर्श व्यंजनों पे। और जब भी चर्चा स्पर्श व्यंजनों पर की जाएगी तो मेरे प्यारे साथियों जब भी इनकी संख्या पूछेगा तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 25 होती है। कि इनकी कुल संख्या 25 होती है। इन्हें हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 5 भागों में। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो एक वर्ग में जब 25 है टोटल, एक वर्ग में कितने होंगे? 5 वर्ग होंगे। अगर हम बात करेंगे इसका अन्य नाम तो हम इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन का एक दूसरा नाम क्या है, वो है वर्गीय व्यंजन। तो हम यहाँ जानेंगे वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा का वर्ग। का वर्ग के अंदर ये 5 वर्ग होंगे क ख ग घ ढ। इसी प्रकार जानेंगे च वर्ग। च वर्ग में च छ ज छ ड। आगे जानेंगे ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड। आगे जानेंगे त वर्ग त थ द ध न। और प वर्ग के अंदर भी 5 वर्ड हैं प फ ब भ म। इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों की जब भी संख्या पूछी जाएगी 25 होगी। ये स्पर्श व्यंजन होते क्या है तो आपको बता दें कि जो वर्ड मुंह के विभिन्न भागों जैसे आपकी जीभ हो गई, दांत हो गए, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, इन सब से स्पर्श करता है, इन सब को हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्श व्यंजन नाम से जानते हैं। आगे जानेंगे अंतस्थ वर्ण कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। तो इनकी कुल संख्या 4 होती है। अब होते कौन कौन से हैं? तो य र ल व, य र ल व, ये 4 वर्ड हैं जिन्हें हम अंतस्थ वर्ण की श्रेणी में रखते हैं, अंतस्थ वर्ण। आगे जानते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन वर्णों की या जिन व्यंजनों की उत्पत्ति रगड़ के साथ होती है, रगड़ ऊष्मा रगड़ के साथ होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब भी चर्चा होगी ऊष्म व्यंजनों की संख्या, तो अभी आपको बताया था ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी उतनी है जितनी अंतस्थ वर्णों की है। तो अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो ऊष्म वर्ण भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ये 4 होते कौन कौन से हैं? तो श श श और ह, ये तीनों सा होते हैं और हा आता है। जब भी आप इनका उच्चार करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रगड़ के साथ उत्पन्न हो रहे हैं, स स स ह, स स स ह। आगे जानते हैं संयुक्त वर्ण। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण है। आपको बता दें कि 2 या 2 से अधिक, हम 2 से अधिक तो नहीं कह सकते पर बन जाता है। तो 2 व्यंजनों के मेल से जिस वर्ड की उत्पत्ति होती है या जो वर्ड बनता है उसे हम संयुक्त वर्ड के नाम से जानते हैं, संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे कि इनकी संख्या जब भी पूछेगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है,
तो इनकी संख्या 4 होती है। अब 4 वो कौन कौन से हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों कि ये मिलके किससे बने हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि छ किस किस से मिलके बना है, तो क धन श मिलके बना है कश, त्र त धन र से मिलके बना है, ज्ञ ज धन य से मिलके बना है, और स्र स धन र से मिलके बना है। वैसे अगर हम बात करेंगे, हम आमतौर पर इसको ज्ञ बोलते हैं, पर आपको आज बता दें हम, ये ज्ञ नहीं है। इसका जो शुद्ध उच्चार होता है वो ज्ञ होता है, ज धन य बराबर ज्ञ। पर हम लोग इसका जो उच्चार करते हैं वो ज्ञ नहीं करते, ज्ञ करते हैं। वास्तविक उच्चार में विज्ञान शब्द नहीं होता, विज्ञान होता है। यज्ञ नहीं होता, यज्ञ होता है। यज्ञशाला नहीं होती, यज्ञशाला होती है। पर हम लोग इसको बोलते क्या है, ज्ञ बोलते हैं। आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता दें कि आपने बचपन में जब कभी भी इस छ का मीनिंग पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा KSH। आपने जब भी त्र पढ़ा होगा, त्र, तो आपने त्र पढ़ा होगा TR। और आपने जब भी ये ज्ञ पढ़ा होगा इसको आपने GY पढ़ा होगा। और जब भी आपने ये स्र पढ़ा होगा इसको आपने SHR करके पढ़ा होगा। क्या आपने कभी सोचा भाई ये ज्ञ जो है ये मिलके कैसे बना है, तो ज धन य। त्र किससे मिलके बना है, तो त धन र। छे किससे मिलके बना है, तो क धन श। और स्र कैसे मिला है, तो स धन र। यहां आप देख रहे होंगे कि त्र, तो ये TR हो गया, KSH इससे होता है K, इससे SH, यहां बनेगा SH, यहां बनेगा R। लेकिन यहां कभी भी JN नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि आमतौर पर अर्थात कह सकते लोक प्रचलन में ये ज्ञ नहीं है, इसको हम लोग ज्ञ पुकारते हैं, ज्ञ। और जब भी हम इसको ज्ञ बोलेंगे तो इस गा का जो मीनिंग बनता है, जो गा से बनता है जी, और यहाँ से क्या बनता है, यही कारण है कि हम इसको ज्ञ को जीवाई करके लिखते हैं। हम इसको कभी भी JN करके नहीं लिखते। आगे जानते हैं अल्प प्राण, अर्थात जान सकते हैं कि प्राण अथवा वायु के आधार पर, जब भी हम जानेंगे कि प्राण अथवा वायु के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, वहां हमने स्वरों के पढ़े थे और स्वरों में जाना था कि प्राण अथवा वायु के आधार पर सिर्फ वहां एक ही भेद जाना था कि सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। यहां जानेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण, नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 अल्प प्राण। प्राण ऑब्लिक वायु के आधार पर जो व्यंजनों के भेद होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। आप इधर देख रहे होंगे अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प, और महा का मतलब होता है अधिक या ज्यादा। अल्प का मतलब होता है कम और महा का होता है अधिक, या हम इसको कह सकते हैं अल्प, जैसा कि उसका नाम है अल्प प्राण, और महा होता है ज्यादा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम वायु खर्च होती है वो अल्प प्राण होते हैं, और जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में महा अर्थात अधिक वायु खर्च होती है उसे हम महाप्राण के नाम से जानते हैं। जब भी इनकी कुल संख्या पूछी जाएगी तो अल्प प्राण की कुल संख्या मेरे भाई 19 होती है, और महाप्राण की कुल संख्या जब भी पूछी जाएगी तो 14 होती है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं हम कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ड आएंगे और महाप्राण में कौन कौन से वर्ड आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, हम व्यंजनों को पढ़ रहे हैं तो आपको अपना मुंह इस त्वचा के पास, अर्थात ये वाला जो हिस्सा है अपना मुंह के पास लाएंगे और यहां बोलेंगे क, ख, ग, घ। आप बोल के यहां पर जब देखेंगे तो का में वायु कम खर्च हो रही होगी, और जैसे ही आप खा बोलेंगे खा में वायु ज्यादा खर्च हो रही होगी। तो हम देखेंगे वो कौन कौन से वर्ड आएंगे जो अल्प प्राण में आते हैं, कौन कौन से वर्ड होंगे जो महाप्राण में आते हैं। तो एक बार हम इसको एक स्लाइड पर लिख लेते हैं। पहले हम 25 वर्गीय व्यंजनों को लिखते हैं। तो हमने इसको 5 भागों में जाना था, क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग,
और लास्ट में हमने जाना था प वर्ग। जैसा कि अभी आपको बताया था कि क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ड आएंगे, कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, जिसको चूली क्या भी बोलते हैं, ट, ठ, ड, 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 त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, इसको बोलते हैं म। हमने भी आपको बताया था कि क, ख, का में वायु कम खर्च हो रही थी और खा में ज्यादा, गा में कम खर्च हो रही थी, घ में ज्यादा और ड में भी कम। तो ये पहला वर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इसी प्रकार हम अगर यहाँ देखेंगे तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो लास्ट में रह गया वो है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड। आपने यहां जाना होगा, ये वर्ग हैं। हम आपको एक शायरी के माध्यम से भी समझाते हैं। ये हुआ आपका क वर्ग, ये हुआ च वर्ग, ये हुआ ट, ये हो गया त वर्ग और ये हुआ आपका प वर्ग। हमने जाना कि पहला जो वर्ग था वो अल्पप्राण था, तो यहां हम लिखेंगे पहला, तीसरा और पांचवा। ये जो वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्ग के, जैसे आप बोल के देखें प फ, आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, रटना कुछ भी नहीं है। आपने बोला प फ, तो पा में वायु कम खर्च होगी और फा में ज्यादा होगी। हमने बोला त, हमने बोला थ, हमने बोला ट, हमने बोला ठ, हमने बोला च, हमने बोला छ। आप बोल के चेक कर सकते हैं, रटना कुछ भी नहीं है। तो हमने यहां जाना कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अर्थात हम देख सकते हैं 1, 3, 5 ये विषम संख्या हैं, और नंबर हैं। तो जो और नंबर पे आएंगे 1, 3, 5 वो अल्पप्राण होंगे, तथा सभी अंतस्थ वर्ड की जब भी चर्चा होगी तो य, र, ल, व। अच्छा, संख्या कैसे हमने निकाली? एक वर्ग से कितने आए? 3, वर्ग कितने हैं? 5, तो 5 तिया 15। अंतस्थ वर्ड कितने हैं? 4, 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19। हमने यही जाना था कि अल्पप्राण की जो संख्या है मेरे प्यारे साथियों कितनी होती है? 19। आगे हम जानेंगे कि इनको छोड़ के जो भी वर्ड हैं वो सब किस में आने वाले हैं? महाप्राण में आने हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण अधिक हवा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकलती है, वायु निकलती है, उसे महाप्राण के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन से वर्ड अभी बचे थे। तो आपने अभी जाना था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ड था वो अल्पप्राण था, और हमने यहाँ जानेंगे कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा ये महाप्राण होंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या होगा? महाप्राण होगा। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड जो होगा वो होगा अल्पप्राण। मेरे प्यारे साथियों नोट्स बनाते चलें आप। अल्पप्राण, अल्पप्राण। आपको हिंदी को लेकर के कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप एक बार विश्वास रखें और मेरे साथ क्लास में इसी तरह से चलते रहें, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे देखते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में नासिक ध्वनियां कितनी हैं, नासिक के वर्ड कितने हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ग का पंचमा जो अक्षर होता है, पंचमा अक्षर, इसको हम नासिक ध्वनियां भी कहते हैं। नासिक ध्वनियां। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर ये नासिक ध्वनियां कहलाता है। अर्थात क्यों कहलाता है हम ये जानेंगे कि जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि नाक के स्वर से बोले जा रहे हैं, अर्थात नाक के द्वारा बोले जा रहे हैं।
इसीलिए हम इनको नासिक ध्वनियां बोलते हैं। और आगे जानते हैं, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जब हम घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जानेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हो, घोष और कंपन के आधार पर भी जो हमारे व्यंजन है दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं दो प्रकार, उन्हें हम जानते हैं। नंबर एक, सघोष। मैंने आपको बताया था जब स्वर पढ़ाए थे कि सघोष को ही हम घोष नाम से भी जानते हैं। तो सघोष या घोष एक ही बात है। कलुआ या रमुआ, एक लड़का है जिसका नाम वैसे रामू है और उससे घर पे कलुआ भी कहते हैं, तो कलुआ ही रामू है। इसी प्रकार से सघोष को ही हम घोष कहते हैं। आगे जाना नंबर दो, और नंबर दो पे जानेंगे हम अघोष। अच्छा, इनका क्या रोल है, इनको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या है, इनका नाम क्यों दिया गया? वो ये है मेरे भाई कि जब हम सघोष इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, अर्थात ये कंपन के साथ पैदा होते हैं, कंपन के साथ बोले जाते हैं। तो अभी होते कौन कौन से? अच्छा, इनका जब अघोष का जब उच्चारण करेंगे तो कंपन नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि अघोष का जब भी हम उच्चारण करेंगे, अघोष वर्णों का जब भी उच्चारण करते हैं तो कंपन नहीं होता। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अभी एक फ्लैट के माध्यम से जानते हैं, जैसे कभी आपको बताया था। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ड होता है वो होता है मेरे प्यारे साथियों सघोष। प्रत्येक वर्ग का, सघोष को ही हम कह सकते हैं घोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या होगा? सघोष। यहां बचा क्या? यहां बचा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है मेरे प्यारे साथियों अघोष। अघोष, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हमने यहां जाना कि पहला, अभी सबसे पहले हमने जाना था सघोष, हमने इस तरह से लिख लिया सघोष व्यंजन, और इधर लिख लिया हमने अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन मेरे प्यारे साथियों, इसको याद करने का हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपने तरीका फॉलो किया तो जीवन में कभी भी सघोष और अघोष को लेकर के प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, वो क्या है उसको भी देख लो मेरे भाई, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे चलेंगे। आपन ने सिर्फ एक ही याद रखना है यहाँ, अघोष। अभी आपने जाना था कि पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वो क्या होता है? पहला और दूसरा जो वर्ड होता है वो अघोष होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि 12 के बाद हमको क्या करना होता है? ट्रिपल सी। 12 के बाद में क्या करना है? ट्रिपल सी। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, उसके साथ ही साथ तीनों श और स। जब आप 12 के बाद ट्रिपल सी कर लेंगे तो आप अघोष याद कर लेंगे, और जो कुछ भी बचा वो सब क्या होगा मेरे भाई? सघोष होगा। तो 12 के बाद ट्रिपल सी एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। और आप इधर जान सकते हैं जो कि आपके सामने स्लाइड पर दिख रहा होगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड किस में आएगा? सघोष में आएगा। अंतस्थ वर्ड किस में आएंगे? यर, लव। तो ये अंतस्थ वर्ड भी किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। और ऊष्म वर्ड में से सिर्फ एक आएगा सघोष में, बाकी के जो तीन बचे हैं अभी आपको बताए थे ट्रिपल सी, वो तीन किस में चले जाएंगे? वो चले जाएंगे अघोष में। तो हमने यहां जाना प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो एक वर्ग से कितने आए? 3। वर्ग कितने हैं? 5। तो 5 दिया 15 हो गए। हमने जाना अंतस्थ वर्ग, इनकी संख्या कितनी है? 4, यहां लिख दिए 4। हमने जाना संख्या कितनी है? 1, ये ऊष्म वर्ड है। अब हम यहां पर स्वरों को भी अगर ऐड कर लें तो स्वर कितने हैं? 11 हैं, पर सभी स्वर भी सघोष होते हैं, आपको पिछली क्लास में बताया था। यहां हम जानेंगे तो 15 और 1 16, 16 और 4 20। तो 20 व्यंजन ऐसे हैं जो किसके अंदर आते हैं? यहाँ सघोष वर्णों की जब भी संख्या पूछी जाएगी तो 20 होगी मेरे प्यारे दोस्तों। और जब कभी यहाँ पर स्वरों को भी ऐड कर लेंगे तो स्वरों की संख्या 11 होती है। तो 11 को अगर और जानेंगे तो यहाँ टोटल हो जाएंगे 31। आगे जानते हैं हम अघोष वर्ड। तो जब भी अघोष वर्ड पर चर्चा होती है तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा बचा था? मैंने आपको बताया था अभी
12 के बाद आपको क्या याद रखनी है, ट्रिपल सी। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ड और तीनों सा, ये किस में आएंगे, तो ये आते हैं मेरे प्यारे साथियों अघोष में। जब भी इनकी चर्चा की जाएगी कि इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या को लेकर के, तो एक वर्ग से कितने आए, 2, वर्ग कितने हैं, 5, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 3 ये हो गए, 10 और 3 13, 13 ये हो गए, और 20 ये हो गए। 13 20 कितने होते हैं, 13 + 20 = 33। तो यहां हमने जो व्यंजन पढ़े थे, व्यंजनों की संख्या कितनी थी, तो व्यंजनों की संख्या 33 थी। हम इन 33 व्यंजनों के बारे में जान चुके हैं। आगे जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि उच्चार स्थान के आधार पर, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि उच्चार स्थान के आधार पर, या हम जानेंगे वर्णों का, ये आपका हंस पद होता है, त्रुटि पद, और त्रुटि पद का हम यूज करते हैं। आगे विराम चिन्ह पढ़ेंगे तब जानेंगे वर्णों का वर्गीकरण। वैसे हमारे टाइपिस्ट महोदय ने जो पीडीएफ तैयार की है वो बहुत ही सुंदर है, तारीफ करनी होगी इनकी, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत त्रुटियां कर देते हैं। जब भी ये पुराने ख्यालों में खो जाते हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं। कोई बात नहीं, इनकी भी उम्र है ख्वाबों में खोने की। सबसे पहले जानते हैं, अच्छा यहाँ एक जो वर्ड है वो है वर्ड। अब हमने यहाँ जाना कि वर्ड के भेद कितने थे, कि साहब 2 भेद थे, एक स्वर था और एक क्या था, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो हम इस स्लाइड के माध्यम से स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उच्चार स्थान की, कहां से होती है, कंठ से। उच्चार स्थान की जो शुरुआत होगी वो कंठ से होगी। तो नंबर 1 दे दिया हमने इसको, कंठ। तो कंठ से स्वर कौन से बोले जाते हैं और व्यंजन कौन से बोले जाते हैं। जब भी चर्चा स्वरों की होगी तो अ और आ कहां से बोले जाते हैं, अ आ कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। आपको पिछली क्लास आपने अगर देखी हो, नहीं देखी हो तो आप पिछली क्लास को जाकर के जरूर देखें, वहां मैंने सभी स्वरों का उच्चार स्थान आपको बकायदा बताया है। उसके बाद में क वर्ग, उसके बाद में क वर्ग। अगर आप कहो तो उसको एक अलग से स्लाइड के माध्यम से आपको समझा देंगे, हो सकता है यहाँ पर अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम स्वरों को लिख लेते हैं, अ आ ए ई ओ ऊ। उसके बाद अपने बाबा आएंगे, ऋषि बाबा, ए आई ओ औ। अच्छा अयोवा की संख्या कितनी थी, आपको पिछले क्लास में बताई थी, अयोवा होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, अंग और है। आगे हमने जाना था व्यंजनों के बारे में, तो क ख ग घ ड। आगे च, क्रम से लिख देते हैं इनको, च वर्ग के च, छ, ज, झ, य। चूली क्या बोलते हैं, ट, ठ, ड, 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 त, थ, द, ध, न, प, फ, ब। आपको नहीं लिखना है, भ म। उसके बाद में य, र, ल, व। उसके बाद में श, स, स और ह। क्षेत्र क्या इधर नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं वो भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि स्वरों में से जहां से कंठ से बोले जाते हैं तो वो ये 2 स्वर उठाए, अ और आ। ये कहां से बोले गए, ये कंठ से बोले गए। अब व्यंजनों में क्या बोला जाता है स्वर से, कंठ से। तो व्यंजनों में, अच्छा व्यंजनों को याद करने के लिए आपको बता दें, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। इससे संबंधित एक कहानी है, बड़ी प्यारी सी है, 2 मिनट उसको सुनेंगे और आज के बाद कभी भी आप स्पष्ट वर्णों का उच्चार स्थान नहीं भूलेंगे। वो कैसे है, तो ध्यान देते हैं उस पर। एक लड़का है, काफी जिद कर देता है घर पे, और जिद करने के बाद में कहता है कि पापा मुझे एक ऐसी बाइक दिला दो जिससे मैं अपने पूरे
स्टाइल में और कोचिंग वोचिंग पढ़ने जाया करूं और लोगों का फोकस मेरे ऊपर रहा करे। पापा ने कहा बेटा ऐसी बाइक तो सोचता हूँ। पापा ने अपने दोस्त से फोन किया और दोस्त से फोन करके कहते हैं कि भाई, जो भी नाम था, यहाँ किसी का नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, मकुंदी इत्यादि। फोन करके बोला कि इनको एक बच्चे को एक बाइक चाहिए, तो उन्होंने प्लाटिना नाम की बाइक आती है बजाज की, वो भिजवा दी। बच्चा उसको देख के काफी नाराज हुआ। उसने कहा पापा ये गाड़ी नहीं लूंगा मैं। पापा ने कहा तुझे लेनी है तो ले, वरना तेरी मर्जी, मैं इसके सिवा तुझे कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिलाऊंगा। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत खतरनाक सी बाइक चलती हैं और नादान सपेरे बच्चे हैं और उनको मर्जी या उतनी स्पीड पर चलाते हैं, दिक्कत हो सकती है। कुल मिलाकर के बात यहाँ तक आई कि एक टाइम आया कि पापा को उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि बच्चा थोड़ा जिद्दी था और जब बच्चा जिद पे आ जाएगा तो फिर तो भाई वो कुछ भी करेगा। तो लड़का जिद पे आ गया भाई साहब, जिद पे आ गया तो क्या होता है मेरे दोस्तों। पापा ने कहा चल बता भाई तेरी कौन सी बाइक है, तुझे एक बाइक दिलवा दें, तू काफी दिन से मुंह फुलाए घूम रहा है कि पापा मुझे तो बस एक ही बाइक चाहिए। बाइक कौन सी है वो? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, खतरनाक सी बाइक है, KTM। तो पापा मुझे KTM दो। क्या दो? KTM दो। तो के का मतलब होता है मेरे दोस्तों, इधर आपको बता दें, कंठ। के का मतलब हुआ कंठ। तो का वर्ग पूरा का पूरा कहां से बोला जाता है? कंठ से। और जो हम चर्चा कर रहे थे वो यही थी कि स्वरों में आ और आ कंठ से बोले जाते हैं, व्यंजनों में का वर्ग पूरा का पूरा कहां से बोला जाएगा? कंठ से। और भी कुछ बचा है? जी हाँ, यहां हम चर्चा करेंगे विसर्ग। विसर्ग भी कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। उसके बाद में च वर्ग आया, टी फॉर होता है तालु या तालब्य। तो चा वर्ग पूरा का पूरा कहां से बोला जाएगा? तो चा वर्ग बोला जाएगा पूरा का पूरा तालु से। उसके बाद में माफर होता है मूर्धा। मूर्धा। मावर कहां से बोला जाएगा? सॉरी, टबर कहां से बोला जाएगा? तो टबर बोला जाएगा मूर्धा से। उसके बाद में आएगा तवर्ग, और तवर्ग डी फॉर होता है दंत। तो तावर्ग पूरा का पूरा त थ द ध, ये कहां से बोला जाएगा? दंत से बोला जाएगा। और ओ फॉर होता है ओष्ठ। तो पावर कहां से बोला जाएगा? ओष्ठ से बोला जाएगा। आप बोल के चेक कर सकते हैं, पा फा बा भा मा, ये पांचों के पांचों वर्ड कहां से बोले जाएंगे? तो ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो ये हमारे स्पर्श वर्ड थे, इनका उच्चार स्थान था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। हमने यहां व्यंजनों को तो जाना, अब स्वरों में जानेंगे। ये ई कहां से बोली जाती है? ये हमारी ई तालु से बोली जाती है। यहाँ उ कहां से बोला जाता है? तो ओष्ठ से बोला जाता है। रे कहां से बोली जाती है? तो मूर्धा से बोली जाती है। यहाँ स्वरों से उठाते चलेंगे, इधर व्यंजनों से उठाते चलेंगे। ए ऐ कंठ तालु से बोले जाते हैं, कंठ तालब्य। कंठ तालब्य या कंठ तालु। जब भी चर्चा ओ औ की होगी तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से बोले जाएंगे। और इधर जब हम चर्चा करेंगे, इन दोनों को एक साथ देखते हैं। ये हमारे अंतस्थ वर्ड हैं, अंतस्थ वर्ड, और ये है हमारे ऊष्म वर्ड। इन दोनों में से एक एक लिया हमने, अंतस्थ से लिया एक और एक लिया हमने ऊष्म से। तो यहां जाना, ये दोनों के दोनों य और स, ये मेरे भाई तालु से बोले जाते हैं। तालु से याद करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा तरीका होता है, ईएस, ई य और स। अर्थात आपने देखा होगा ई य और स, ये कहां से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद आएगा रि र और स, रि र स, ये कह सकते हैं हम मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा, मूर्धा से बोले जाते हैं रि र और स। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद में आपको याद करनी है तलाश। हमें किस चीज की तलाश है? हमें तलाश है सफलता की। तो तलाश, तो ल और स, ये दोनों के दोनों दंत से बोले जाते हैं। अर्थात अभी आपके सामने बोला था तलाश, तो तलाश त ल और स कहां से बोले जाएंगे? दंत से बोले जाएंगे। वह मेरे प्यारे साथियों, जब भी वह की बात होगी तो दंतोष्ठ से बोला जाता है, दंतोष्ठ।
और जब भी चर्चा होगी ह की तो ह अली जिबा से बोला जाता है। हम एक स्लाइड के माध्यम से इसको कवर करते हैं अभी। आ विसर्ग और कवर्ग, आ विसर्ग और कवर्ग ये कहां से बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। कभी कभी ह को भी हम कंठ में रख सकते हैं। अगर ऑप्शन में अली सिवा ना हो, स्वर यंत्र ना हो, तो हमारा जवाब मेरे प्यारे साथियों कंठ होगा। अगर कंठ ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन में या तो अली सिवा होगा। अली सिवा जो आपको आप मुंह फाड़ते हो अंदर दिखता है, वो स्टॉप सा दिख रहा है, उसे बोलते हैं हम अली सिवा, वहां से बोला जाएगा। ऑप्शन में वो नहीं होगा तो कंठ हमारा आंसर जाएगा। आगे जानते हैं हम नंबर 2 पे तालु या तालब्य। आपको बताया था ईयस, ई य और स, अर्थात ई और चावर्ग पूरा का पूरा अभी आपको बताया था कहां से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। आगे जानते हैं मूर्धा या मूर्धन्य से, मूर्धा या मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? तो आपको बताया था रिरस, बताया था रि, र और स। तो आप देख सकते हैं रि और पूरा का पूरा टावर्ग और र और स कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। अगर आप इस ट्रिक को याद करेंगे, ऋषि करके भी बहुत से लोग याद करते हैं, आप वहां से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में दंत, दंत से आपको बताया था कोई भी स्वर दंत से नहीं बोला जाता है। स्वर नहीं बोला जाता है तो पूरा का पूरा तावर्ग आप बोल सकते हैं ता था द ध, आपकी जीभ दांतों से आगे टकरा रही होगी। आपको बताया था तलाश, हमें किसी की क्या है? तलाश है तो तलस याद रखना है। ल बहुत बार पूछा गया है कि ल का उच्चारण का स्थान क्या है? तो दंत होगा। और स का उच्चारण का स्थान क्या है? तो मेरे साथियों वो भी क्या होगा? दंत होगा। आगे जानते हैं ओष्ठ। यहां जो संख्या हो चुकी थी वो हो चुकी थी 4, यहां जानेंगे ओष्ठ। जब भी चर्चा ओष्ठ की होगी तो जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा, तो हम जानते हैं स्वरों में क्या कोई स्वर था जो ओष्ठ से बोला जाता? कि जी हाँ स्वर था। कौन सा था वो? ओ और ऊ। ओ ऊ कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। और पूरा का पूरा पावर्ग कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। उसके बाद जानेंगे कंठ तालब्य और कंठ तालब्य, उसके बाद कंठोष्ठ। तो कंठ तालब्य की बात करेंगे तो 2 ही ऐसे वर्ड हैं जो कंठ तालब्य से बोले जाते हैं। और जब भी चर्चा कंठोष्ठ की होगी, कंठोष्ठ की, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ जवाब होगा ओ और औ। अली जिवा या स्वर यंत्र से कौन सा बोला जाता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ह। यहाँ लिखा भी है कि ह को हम काकल व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा काकल व्यंजन है? तो आसानी से पहचान सकते हैं हम हा को काकल व्यंजन बोलते हैं। और उच्चारण स्थान जब कभी अली जिवा या स्वर यंत्र नहीं होगा, तो अभी आपको बताया था, फिर इसका उच्चारण स्थान क्या जाएगा? कंठ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अन्यथा स्थिति में अली जिवा आपको ऑप्शन में दिखेगा, अली जिवा नहीं होगा तो स्वर यंत्र लिखा होगा। आगे जानते हैं कि नासिका से कौन कौन से? मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिका से बोला जाता है। नासिका ये अंग तो है ही, अनुस्वार। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर भी कहां से बोला जाएगा? तो नासिका से बोला जाएगा। और मेरे प्यारे साथी जब भी चर्चा होगी दंतोष्ठ, तो एक ही वर्ड है वह जो कहां से बोला जाएगा? दंतोष्ठ से बोला जाएगा। आगे जानते हैं विशिष्ट वर्ड, अन्य विशिष्ट वर्ड एवं ध्वनियां। जब भी विशिष्ट वर्ड की बात होती है तो विशिष्ट वर्ड में हम इस प्रकार से, जब 53 वर्डों को हम ऐड करेंगे तो हम वहां जानेंगे। हम इसको यहाँ इस तरह से बना देते हैं, इस प्रकार से आपने लिखा देखा होगा। हिंदी निदेशालय द्वारा इसको मान्य कर लिया गया है, इसका नाम दिया गया है विशिष्ट वर्ड। और इससे संबंधित अन्य तथ्यों को जानेंगे। कई बार पूछा जाता है कि लुंठित या प्रकंपित वर्ड कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में लुंठित वर्ड कौन सा है या प्रकंपित वर्ड कौन सा है? तो यहाँ जानेंगे लुंठित। आपको हम बता दें कि लुंठित की शुरुआत ला से होती है, अर्थात ला कभी लुंठित वर्ड नहीं होता। तो ला नहीं होगा तो बचेगा क्या? रा। तो रा जो है वो लुंठित या प्रकंपित, हम प्रकंपित नाम से भी जानते हैं। तो प्रकंपित या लुंठित वर्ड जब भी पूछा जाएगा रा बोला जाएगा। इसमें होता क्या है कि जीभ तालू से लुढ़कती लगती है। र र तलवे, ऊपर वाले तलवे से लग रही होगी, जाके आप बोल के ट्राई कर सकते हैं। आगे पार्श्विक वर्ड
और मेरे प्यारे साथियों, जब भी पार्श्व वर्ड, ये बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको काफी कह सकते हैं गहनता से समझना, बहुत अच्छे प्रश्न पूछता है। और मोस्टली बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि लुंठित कौन सा होता है और प्रकंपित कौन सा होता है। लुंठित में आपको याद रखना है ल नहीं होगा, क्योंकि लुंठित की शुरुआत ला से हो रही है, तो ला कभी लुंठित नहीं होगा, अर्थात रा होगा। और पार्श्विक में मेरे भाई जो रा दिख रहा है, तो रा यहां नहीं होगा, अर्थात यहाँ ला होगा। उत्क्षिप्त ताड़नजात, या इसी को कह सकते हैं हम द्विगुण, इसका एक नाम और है द्विगुण, या इसी को कह सकते हैं हम फेंका हुआ वर्ड, फेंका हुआ वर्ड। इस प्रकार से पूछा जाए कि ताड़नजात वर्ड कौन से हैं, लुंठित कौन से हैं, या द्विगुण कौन से हैं, तो अड़ और ड। आपको लग रहा होगा कि जीभ झटके के साथ में, अर्थात धक्का मार करके इन वर्डों को मुंह से निकाल लेगी, अड़ा 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 अड़ा। तो ये दो होते हैं अड़ा, इनका उच्चार स्थान बता दें, देखो ये है ड, ये है ढ, ड ढ। जैसे इनके नीचे हमने बिंदी लगाई, नुक्ता लगाया, तो ये हो गया अड़ अड़, ड ढ अड़ अड़। आगे जानते हैं कि वर्तस्व व्यंजन कौन से हैं, तो वर्तस्व ध्वनि की जब भी चर्चा होगी तो र होगा, रा ऑप्शन नहीं होगा तो ला होगा। अगर इनमें भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम अंतस्थ वर्णों के किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। आगे जानेंगे कि द्वित्व वर्ण कौन सा होता है। बहुत अच्छा एग्जाम प्रश्न आता है कि द्वित्व वर्ण, निम्न में से द्वित्व वर्ण का उदाहरण है। तो आपको बता दें कि जिस जाति का आधा होगा उसी जाति का पूरा जहां आपको दिख जाएगा वो द्वित्व वर्ण होगा। जैसे हमने बोला बिल्ली, तो जिस जाति का आधा है उसी जाति का पूरा है। हमने बोला पप्पू, तो जिस जाति का आधा है उसी जाति का कैसा है, पूरा है। हमने बोला टिल्लू, जिस जाति का आधा है उसी जाति का पूरा है। तो जिस जाति का आधा होगा उसी जाति का पूरा जहां भी दिखेगा वो द्वित्व वर्ण का उदाहरण होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा दिल्ली, बिल्ली, अम्मा, पप्पू, इस प्रकार से टिक्की, भल्ला। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि आगत, आगत ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, या नुक्ता ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों वो 5 हैं, क ख ग ज फ, क ख ग ज फ। इनके नीचे इस तरह से नुक्ता लगा होगा, जैसे ये लगा है, आपको दिख रहा होगा, ये नुक्ते हैं, ये आगत हैं, अर्थात अरबी फारसी ध्वनियां हैं। जब भी पूछेगा आगत या अरबी फारसी ध्वनियां, अरबी फारसी ध्वनियां, आगत या अरबी फारसी ध्वनियां जब भी पूछी जाएंगी तो मेरे प्यारे साथियों कहेगा निम्न में से कौन सी आगत ध्वनियां हैं या अरबी फारसी ध्वनियां हैं। तो क नुक्ता यहां लगेगा, ख ग ज और फ। आपने कभी लिखा देखा होगा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में जो आगत ध्वनि लगती है वो यहाँ लगती है, इस प्रकार से यहाँ लिखा होता है फिरोजाबाद, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये है आगत ध्वनियां। और आगे जानते हैं इसी क्रम में व्यंजनों को स्वर रहित करना। हम जानेंगे कि व्यंजनों को स्वर रहित कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे, व्यंजनों को स्वर रहित करना अर्थात आधा करना। व्यंजनों को आधा नहीं कह सकता, हम सिर्फ आधा करेंगे तो स्वरों को ही करेंगे। तो यहां हम बहुत गहनता के साथ में समझेंगे कि खड़ी पाई वाले व्यंजन, तो ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी है जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। आपको एक हम बता दें खड़ी पाई क्या होती है। जैसे हमने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा और वर्ड में लिखा हमने क, तो क में हमने जो ये डंडा खींचा है इसे हम बोलते हैं खड़ी पाई। इसके ऊपर जो ये रेखा खींचते हैं इसे बोलते हैं हम सिरोरेखा। जैसे हमने बोला नयन, नयन, तो ये सिरोरेखा है। सिर के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे हम सिरोरेखा बोलते हैं और इन्हें बोलते हैं हम खड़ी पाई। हम इस तरह से लिख दे इसको बोलते हैं सिरोरेखा। सिरोरेखा, सिर के ऊपर खींची गई रेखा, और इसको बोलते हैं खड़ी पाई। कोई इसको कड़ी खाई ना बोले, ये खड़ी पाई है। तो ऐसे वर्ड कितने हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऐसे वर्डों की संख्या 24 होती है। आपको करना क्या है
कि इस तरीके से आप अपनी वर्णमाला को लिखेंगे और वर्णमाला लिखने के बाद में आप ये देखेंगे कि क्या इनकी जो संख्या होती है वो 24 होती है या नहीं होती है। यहाँ कभी भी स्वर रहित जब भी हम जानेंगे व्यंजनों को नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये बता के चलना है कि क्या का में खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है। हम सिर्फ उन्हें देख लेते हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है। हम एक बार इसको हटा दें और हम इस स्लाइड पे फिर से देखते हैं। हमने इधर देखा का में खड़ी पाई है, खा में खड़ी पाई है। देखो ये खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई है, यहाँ है, यहाँ है। का नहीं है, इसड़ा में नहीं है। चा में है, छा में नहीं है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यहाँ खड़ी पाई नहीं है, यहाँ खड़ी पाई नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ खड़ी पाई है, यहाँ खड़ी पाई है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। यहाँ भी खड़ी पाई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है। यहाँ खड़ी पाई है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। तो ऐसे कितने वर्ड हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। तो आप इन्हें काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कौन सा वर्ड रह गया मेरे भाई? क्या कहीं गिनने में त्रुटि हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक कहां से गुम हो गया था भाई? क्या बात है, नजर का असर है क्या ये सब? तो ऐसे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है उनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और जब भी आपसे पूछा जाए कि ऐसे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता वो कितने हैं, तो आप देख सकते हो उसे हमने एक सर्कल में कैद करके रखा है कि ये भाग नहीं पाए। तो यहां हम जानेंगे। अब इसको क्यों कर दिया भाई? इसमें तो खड़ी पाई थी। तो ऐसे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता वो कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसमें है क्या? यहां हम जानेंगे जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है वो है 9। हमने यहां जाना था कि जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या सर आपने अभी बताई थी 33। तो क्या 24 और 9 33 होते हैं? जी हाँ, 24 और 9 33 होते हैं। इसका मतलब हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल सही है। हमने यहां जाना, इसमें से आपको रा को छोड़ देना है। जो ये आपने 9 लिखे हैं इनमें से रा को छोड़ देना है। और रा को छोड़ने के बाद में जो 8 बचे इसमें से 1 हटा दिया, शेष कितने बचे? 8। इन 8 को हम गोल वर्ड की संख्या देते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में गोल वर्ड कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में गोल वर्ड की संख्या है मेरे प्यारे साथियों वो 8 है। अच्छा, गोल वर्ड क्यों है भाई? ये भी तो समझना है कि गोल वर्ड है क्यों। तो हम इधर देखेंगे, हमने यहां जाना, यहां इस प्रकार से ये गोल बढ़ रहा है। जी हाँ, बढ़ रहा है। तो ये गोल वर्ड है। एक नीचे देख रहे होंगे आप, ये गोल बढ़ रहा है। यहाँ रा नहीं बनता क्योंकि रा को छोड़ देते हैं, अभी बताया था। तो गोल वर्णों की संख्या कितनी है? तो गोल वर्णों की संख्या 8 होती है। और आगे जानेंगे हम कि रा को क्या कहेंगे। तो रा को हम रेफ वर्ड कहते हैं। प्रश्न आता है कि रेफ वर्ड कौन सा है? तो रेफ वर्ड कहते हैं रा को। तो रा को रेफ वर्ड कहा जाता है। रा को रेफ वर्ड कहा जाता है। रेफ वर्ड कहा जाता है। तो रेफ वर्ड जब भी पूछा जाएगा तो हमारा जवाब होगा रा।
अगर पूछेगा आगे कि रा के प्रकार कितने हैं, रा के प्रकार कितने हैं, तो मेरे प्यारे साथियों जब भी रा के प्रकार की बात होगी तो हम 4 प्रकार जानेंगे। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम 4 प्रकार से रा को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ जानेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा सबसे पहले, और सबसे पहले लिखा हमने एक नाम लिखा और वो नाम था प्रशांत। एक नाम लिखा वो था पृथ्वी, और एक नाम हमने लिखा इधर वो था पर्व, और एक नाम लिखा वो था ट्रक। हमने यहाँ रा के 4 रूपों को दिखाया है। 4 रूपों में जानना है कि यहाँ रा कौन सा पूरा है और किस में अधूरा है। तो हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हों जिन्होंने आज तक ये ना जाना हो रा के प्रकार क्या होते हैं। आप हमेशा ये सीखते रहे हो। आपने किसी से बोला कि भाई प्रवीण लिख के दिखा, तो प्रवीण में आपने कहा कि नीचे आधा रा लगा। आधा रा नहीं लगता, वो रा आधा नहीं होता, ये वास्तविकता नहीं है। इस प्रशांत में रा कैसा है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो प्रशांत लिखा है इसमें रा कैसा है। तो मेरे प्यारे साथियों रा कैसा है, रा पूरा है। रा पूरा है इसका मतलब आप गलत पढ़ा रहे हो बेटा, हम बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। इसमें रा पूरा होता है। अगर अधूरा है तो वो पा है। पृथ्वी में रा कैसा है, तो रा पूरा है। पृथ्वी में रा कैसा है, पूरा है। परम में रा कैसा है, तो यहाँ अधूरा है। हमसे जो बच्चा पहले पढ़ा है उसे ये सब जानकारी होगी। रा अधूरा है। ट्रक में, कि सब ट्रक में भी रा होता है मेरे भाई, ट्रक में भी रा होता है। तो यहाँ रा कैसा है, यहाँ भी रा कैसा है, रा पूरा है। कि सर इसका मतलब यह है कि जो रा नीचे लगा होता है पूरा होता है। जी हाँ मेरे भाई, जो रा नीचे लगा होता है वो हमेशा कैसा होता है, पूरा होता है। तो इसको याद रखने के लिए हमने एक यहाँ ट्रिक भी जानी है। वो ट्रिक क्या है, सिर चढ़ा अधूरा और पैर पड़ा पूरा। जो सिर पे लगा है, जो व्यक्ति सिर पे चढ़ के बात करता है उसका मान सम्मान अधूरा होता है, और जो पैरों में झुकता है, विनम्रशील होता है, उसे हम कह सकते हैं वो कैसा होता है, पूरा होता है। आगे हम जानते हैं किस ट्रक में, तो आपको हम बता दें कि जो गोल वर्ड होते हैं, तो गोल वर्डों को जब भी हम आधा लिखते हैं तो गोल वर्डों को आधा लिखने के लिए उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। आधा लिखने के लिए लिखते समय उनके नीचे क्या लगाते हैं, उनके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। अभी हलंत क्या होता है, तो मेरे भाई इसमें आपको बता दें ये हलंत है, ये है वो रा है। वो रा कैसा है, पूरा है। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी रा नीचे लगा है वो हमेशा पूरा होगा, और जो ऊपर लगा है शिरोरेखा के वो कैसा होगा, अधूरा होगा। आगे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसे वर्ड कितने हैं जो खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं, तो ऐसे वर्ड जो खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं, खड़ी पाई को लांघकर, ऐसे वर्ड जो खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं या क्रॉस करके आगे जाते हैं, क्रॉस करके, खड़ी पाई को क्रॉस करके आगे जाते हैं, उनकी संख्या जब भी पूछी जाएगी तो ऐसे वर्ड सिर्फ 2 होते हैं। एक होता है का और एक होता है फा। ये 2 ऐसे वर्ड हैं खड़ी पाई को लांघ के आगे जाते हैं। आप देख सकते हो ये क्रॉस किया हुआ हिस्सा है और ये है आपकी खड़ी पाई। ऐसे वर्डों को जब भी हम आधा लिखते हैं तो क्या करेंगे कि खड़ी पाई के आगे वाला भाग आधा कर देते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया हमने मक्का, आपके सामने हमने लिख दिया फुफ्फुस, तो खड़ी पाई के आगे वाला भाग कैसा कर देंगे, आधा कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और अभी तक हमने जिन क्लासों को लिया है हम उनका विधिवत तरीके से रिवीजन करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।